जब मेरे असली माता पिता मुझे ढूंढते हुए आए तब इस दुनिया में आए हुए मुझे पूरे 5 साल हो चुके थे। उस समय मैं एक सड़क किनारे ठेले पर बैठकर सीप ऑनेस्टर खा रहा था। मुझे इस तरह बेफिक्र बैठे देखकर ये फू के माथे पर गहरी शिकन पड़ गई। ये माँ मेरी और उनसे लगभग मिलती जुलती शक्ल देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके पीछे खड़ा था जियांग बेइजो, वह लड़का जिसने मेरी असली अमीर बेटे वाली पहचान पर कब्जा कर रखा था। इस वक्त वह मुझे चुनौती भरी नजरों से घूर रहा था। ये माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा मेरे साथ घर चलो। मैं खड़ा हुआ और पीछे बैठे लोगों की तरफ हाथ हिलाया, उन्हें इशारा किया कि वे मेरे पीछे ना आए, क्योंकि इस पूरे ठेले पर बैठे लोग मेरे बॉडीगार्ड थे और ये परिवार अभी तक इस बात से अनजान था। घर लौटते समय जियांग बेइजो लगातार मुझे देखता रहा। उसके चेहरे पर साफ साफ डर और दुश्मनी दिखाई दे रही थी। वह मुझसे दूर दूर बैठा था, मानो मैं कोई गंदी चीज हूं। मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरी नजर सिर्फ ये फू और ये माँ पर थी। 5 साल पहले जब मैं इस दुनिया में आया था तभी मुझे पता चल गया था कि मैं इस परिवार का असली बेटा हूं। मैंने बहुत पहले ही इन्हें यह एहसास भी करा दिया था कि उनका मौजूदा बेटा असली नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ढूंढने में इन्हें पूरे 5 साल लग गए। हालांकि इन 5 सालों में उन्हें यह नहीं पता था कि मैं इस दुनिया में पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुका हूं। मेरे अधीन बहुत सारे लोग काम करते थे। मैं अपनी खुद की कंपनी का मालिक था। तभी ये फू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हमारे ये परिवार के अपने नियम हैं। आज से हम तुम्हारे स्वभाव को परखेंगे और अभी के लिए तुम नौकरों वाले कमरे में रहोगे। मैंने उनकी तरफ देखकर ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर आप मुझे अपनाना ही नहीं चाहते तो मैं अभी चला जाता हूं। मैं इस दुनिया में एक मिशन लेकर आया था। सिस्टम ने मुझे एक काम सौंपा था। मिशन था ये परिवार के लोगों को उनकी गलतियों का एहसास कराना। जिस दिन ये परिवार अपने किए पर पछताएगा उसी दिन मैं इस दुनिया की अपनी सारी दौलत लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट सकूंगा। और आज मेरे पास पहले से ही अरबों की संपत्ति थी। मुझे किसी के चेहरे के भाव देखकर जीने की जरूरत नहीं थी। मेरी बात सुनते ही ये फू का चेहरा काला पड़ गया। वहीं जियांग बेइजो तुरंत आगे बढ़ा और बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पापा तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम एक नौकरानी के बेटे हो, मुझे डांटने का तुम्हें क्या अधिकार है? मेरी बात सीधे उसके दिल पर लगी। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये फू और ये माँ तुरंत उसे मनाने लगे। उनके सामने खड़ा उनका असली बेटा जैसे उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। मैंने यह सब देखा और सिर हिला दिया। इस परिवार के सभी लोगों के दिमाग में सचमुच समस्या है। उन्हें पता था कि मैं उनका असली बेटा हूं, फिर भी वे उस नौकरानी के बेटे से इतना प्यार कर रहे थे जिसने उनकी जगह हथिया ली थी। मुझे उनकी इस नकली पारिवारिक भावुकता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं मुड़ा और सीधे ऊपर की तरफ बढ़ गया। एक कमरा देखकर मैंने कहा, ये कमरा अच्छा है, अब मैं यहीं रहूंगा। तभी नीचे से गुस्से भरी आवाज आई, नहीं ये जियांग बेइजो का कमरा है। मुझे उसका कमरा चुनते देखकर ये फू भड़क उठे। उन्होंने गुस्से से कहा, ये फान तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें जरा भी नियम कायदे नहीं पता? उनकी आंखों में आग जल रही थी। वहीं जियांग बेइजो रोते हुए बोला, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी जिंदगी छीन ली है, मैं कमरा तुम्हें वापस कर देता हूं। ये कहते हुए उसने दुखी चेहरा बनाकर ये फू और ये माँ की तरफ देखा। उसका यह अभिनय देखकर वे और भी भावुक हो गए। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, सीधे उसके सारे सामान उठाए और कमरे के बाहर फेंक दिए। जैसे ही ये फू का गुस्सा फटने वाला था, धड़ाम मैंने दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से उनकी गुस्से भरी चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने आराम से हेडफोन पहने और फोन मिलाया। बॉस, ये ग्रुप की कंपनी में काफी समस्याएं चल रही हैं। क्या आप सच में पूरी कंपनी को अपने कब्जे में लेने वाले हैं? मेरी सचिव की आवाज फोन पर सुनाई दी। मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ। घर लौटने से पहले मैं देखना चाहता था कि ये लोग आखिर कैसे हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि ये लोग मुझे अपनाना ही नहीं चाहते। कार्रवाई शुरू कर। सचिव ने तुरंत हामी भर दी। मैंने फोन काट दिया क्योंकि उसी समय दरवाजे पर जोरदार धमाके होने लगे। मुझे पता था ये फू और ये माँ अब मुझे सबक सिखाने के लिए खुद आने वाले हैं। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, धड़ाम दरवाजा जोर से टूटकर खुल गया। अंदर घुसते ही मैंने ये फू को देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने मुझे घूरते हुए चिल्लाकर कहा, ये फान तुम हद से ज्यादा बदतमीज हो गए हो। ये जियांग बेइजो का कमरा है। मैंने उनके पीछे खड़े उस नकली रोने वाले जियांग बेइजो की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसने तो खुद कहा था कि वो कमरा छोड़ देगा। तभी जियांग बेइजो रोते हुए बोला, पापा मैंने ही बड़े भाई को कमरा दिया है, मैं खुद नौकरों वाले कमरे में चला जाऊंगा। उसकी बात खत्म होते ही ये फू का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। वह मेरी तरफ लपके। ये माँ भी एक तरफ खड़ी रो रही थी। उनकी आंखों में भी मेरे लिए कोई अपनापन नहीं था। ये फू मेरे सामने आए और पूरी ताकत से एक थप्पड़ मेरी तरफ घुमा दिया, लेकिन अगले ही पल उनका हाथ हवा में ही रुक गया।